हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड इजली। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट। इसमें आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, 10 मार्क्स में कितना लिखना है और कैसे लिखना है, और कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिए क्वेश्चन समझाने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आता है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये कंप्लीट सेक्शन ए हो जाता है आपका 20 मार्क्स का। और सेक्शन बी में होते हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके 20 मार्क्स के। तो सेक्शन बी, जो पूरा सेक्शन बी है, वो 20 मार्क्स का होता है आपका। इसी तरीके से सेक्शन सी में देख लेते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, बट आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। तो इस वजह से आपकी सेक्शन सी हो जाता है 35 मार्क्स का। ये गाइस, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और ईयर दे रखा है हमारा 2021। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Anatomy refer to as internal and external structure of the body and their relationship. Anatomy मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ दो स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कोई भी हार्ट है, तो हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, हम उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो देखने में कैसा है, और मतलब कैसे उसकी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर उसके कैसे है, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दे जनरेट केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का पावर हाउस भी कहलाता है, और ये एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी में एसेंशियल जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। Osteoblasts are the cells that form new bone, large cells responsible for synthesis and mineralization of bone. Osteoblasts जो होते हैं वो bone forming cells होते हैं, ये bone को form करते हैं, और ये large cells होते हैं और responsible करते हैं ये mineralization of bone, मतलब bone की synthesis और mineralization में ये help करते हैं। वहीं osteoclast is the type of cells that break down the bones for repair and remodeling of the bone. ये ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो बोन को ब्रेक डाउन करते हैं उसकी रीमॉडलिंग के लिए और उसकी रिपेयर के लिए। तो ये इन 2 वर्क में 2 फंक्शन होते हैं इसके। ये दोनों ही बोन फॉर्मिंग सेल्स और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड एंड कोन सेल्स, ये आइज़ के अंदर की बात कर रहा है। और रॉड सेल्स के अंदर होता है रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, और कोन सेल्स के अंदर आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज़ सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू जनरेट कॉम्प्लेक्स, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सब ऐड होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको जो वो जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब सिंपल जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट आता है हमारा प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब स्किन मॉइस्चर को लॉस होने से बचाता है। रेगुलेट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन, स्किन सेंसरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, और हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा होता है तो वो हमारी बॉडी और ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन सजाइटल एंड पैरासजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन इज एन एनाटॉमिकल बाउंड्री दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, तो ये बॉडी है, इसके जो बीच में सेंटर में जो जो भी प्लेन इसको सेंटर से ब्रेक करता है लेफ्ट और राइट साइड में, उसे हम
सजाइटल प्लेन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सजाइटल प्लेन। अब पैरासजाइटल प्लेन देख लेते हैं। पैरासजाइटल प्लेन इज एन सेक्शन दैट रन पैरेलल टू द सजाइटल प्लेन। मतलब ये पैरासजाइटल प्लेन बॉडी को फ्रंट एंड बैक पार्ट में ब्रेक करता है, और वहीं जो सजाइटल प्लेन है वो लेफ्ट एंड राइट पार्ट में ब्रेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर। ईयर के अंदर हमारी कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो ईयर के बोन अंदर हमारी 3 ही बोन्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है मैलस, जिसको हम हैमर बोन भी कहते हैं। सेकंड होती है इनकस, जिसको हम एनविल बोन भी कहते हैं। और थर्ड होती है स्टेपिस, स्टिरअप बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म होम्योस्टैसिस। हमें होम्योस्टैसिस की टर्म को डिफाइन करता है। द प्रोसेस विच द बॉडी मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टैसिस एक प्रोसेस होती है जिसके हेल्प से हमारी बॉडी अंदर के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। जैसे कि इसके एग्जांपल भी ज़रूर देना है। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा हमारा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में अपने इंटरनल टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है और किस होम्योस्टैसिस के थ्रू ही इसको मेंटेन करती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो इसको ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ एरिथ्रोपोइसिस। अब फ्रेंड्स, आपने एरिथ्रोपोइसिस का नाम तो सुना ही होगा। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब ये रेड ब्लड सेल्स के बनने की फॉर्मेशन, मतलब कैसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसकी फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसकी प्रोसेस भी बता रखी है कि ये कैसे स्टिमुलेट होती है एरिथ्रोपोइसिस बॉडी में। ऑक्सीजन डिक्रीज इन सर्कुलेशन, जैसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, वैसे ही किडनी डिटेक्ट करेगी कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। फिर एक क्या हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। किडनी रिलीज हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। किडनी हार्मोन रिलीज करेगी एरिथ्रोपोइटिन, और ये स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस को। तो यही मेन हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस को। सो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, और 3 क्वेश्चन में हमारी चॉइस है कि हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने देख ही लिया है, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम। हमने पहले स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना है। फिर हमें डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमें वर्टिब्रल कॉलम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बताने हैं। स्केलेटल सिस्टम इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। इट कंसिस्ट 206 बोन इन एडल्ट। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। द बोन मास इज इन द स्केलेटल सिस्टम मेक अप अबाउट 14% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो हड्डियों का वजन होता है वो टोटल बॉडी वेट के 14% होता है। द स्केलेटल सिस्टम इज क्लासीफाई इन 2 कैटेगरीज। स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है। पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमने कई भागों में बांटा गया है। एक्सियल स्केलेटन में हमारा आ जाता है क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केज, हायोइड बोन और ईयर ऑसिकल्स। ये हमारे 6 पार्ट्स एक्सियल स्केलेटन्स में आते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम। सो गाइज, आप अगर इस तरीके से प्रेजेंट करोगे एग्जाम में तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से फ्लो चार्ट में बनाने में मतलब एग्जामिनर मतलब देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देता है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्लासीफाई कर दिया है। आप इसकी क्लासिफिकेशन की एक मतलब डिफाइन लिखकर इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं वो भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम इसी का सेकंड पार्ट आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। चलिए वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देख लेते हैं। आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम, स्पाइन एंड बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं और बैकबोन भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स। इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। 7 सर्वाइकल बोन्स, 12 थोरैसिक बोन्स, 5 लंबर बोन्स, 1 सैक्रल बोन्स और 1 कॉक्सिक्स बोन्स। इसमें ये 5 तरीके की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सब बोन्स को मिला के इसमें 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इन अर्ली इट कंसिस्ट 33 बोन्स। मतलब अर्ली स्टेजेस में 33 बोन्स प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें से 7 सर्वाइकल होती हैं,
12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सैक्रल होती हैं और 4 कॉकिक्स होती हैं। 5 सैक्रल जो होती है वो जॉइंट हो जाती हैं और एक सैक्रल बनाती है बाद में, और उसी तरीके से 4 कॉकिक्स बोन्स मर्ज होके एक कॉकिक्स बोन्स की फॉर्मेशन करती है। तो गाइज़ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बोन्स बाद में मर्ज हो रही हैं और पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। सो गाइज़ इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के कौन कौन से फंक्शंस हैं? सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ बॉडी, ये बोनी पिलर की तरह एक्ट करता है और सपोर्ट करता है। कंटेन इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, इसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं। चलिए इसके फंक्शंस देख लेते हैं, इसके मतलब ये बॉडी में क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है। वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द हेड एंड ट्रंक, मतलब बॉडी का जो हेड पार्ट होता है और जो ट्रंक पार्ट होता है ये उसको सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है, जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, उसे ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है और चारों तरफ से घेर के मतलब एक बोनी स्ट्रक्चर, एक बोनी कवरेज प्रोवाइड करता है। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स, मतलब ये रिब्स को जॉइंट होने के लिए एक अटैचमेंट पॉइंट देता है जिससे रिब्स इजीली जॉइंट्स हो सकती हैं। बैक साइड पे एक जॉइंट्स, सारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से ही कनेक्ट होती है। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा है हमें उस सिस्टम की या जो भी सिस्टम है, प्रोसेस है, उसकी हमें डिफ़ाइन करनी है, जैसा कि हमने यहाँ डिफ़ाइन करी है। फिर उसकी मतलब जो भी उसमें खासियत है या जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें प्रोवाइड करने, मतलब वो लिखने हैं। फिर हमें उसकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कैटेगरीज, मतलब जो भी क्लासिफिकेशन है वो हमें अटेम्प्ट करनी है। फिर हमने क्लासिफिकेशन दी, फिर हमने क्लासिफिकेशन सबसे पहले फ्लो चार्ट में दी, फिर उस क्लासिफिकेशन को हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। फिर उसके बाद हमने हमारा इसी में सेकंड पार्ट कर रखा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमें यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वर्टिब्रल कॉलम का, उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, बोन्स के बारे में लिखना है, एनाटमी लिखनी है। फिर उसके बाद हमें उसके फंक्शंस लिखने हैं कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। आप चाहें तो इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं डिटेल में। तो इसी के साथ हमारा 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का कहता है डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन को डिफाइन करना है पहले हमें। राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन के जितने भी स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हमें डिफाइन करना है डिटेल में। तो चलिए फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं ब्लड कोएगुलेशन को। ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल एंड फॉर्म क्लॉट। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होता है और एक क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस। ये प्रोसेस होम्योस्टैसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स कोएगुलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड क्लॉट इज़ फॉर्म्ड। ये सबसे ईजी डिफाइन है इसकी। कोएगुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होती है, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल इज़ इंजर्ड। ये प्रोसेस प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग को जब हमारी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है या किसी भी कारण से वो इंजर्ड हो जाती है। ये हमारे 3 स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे ब्लड कोएगुलेशन के। पहला हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकंड है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड है हमारा क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन फैक्टर। फर्स्ट हमारा आता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। When artery or blood vessel damage the smooth muscle present in the wall of blood vessel started to constrict। जब भी हमारी ब्लड वेसल या आर्टरी डैमेज होती है, जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है उसकी वॉल्स में, वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। कोलेजन एक्सपोज्ड वस्कुलर स्पाज्म occur। इट रिड्यूस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स बट नॉट फॉर परमानेंट। कोलेजन एक्सपोज्ड होती है, वस्कुलर स्पाज्म होना स्टार्ट होता है जो कि ब्लड लॉस को कम करता है कुछ मिनटों के लिए, पर ये परमानेंट नहीं होता। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ये जो कट लगा है ये इसे रिड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इट ऑकर आफ्टर वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ फिब्रिन्स मैश क्लॉट। इट कैन रेफर टू अस प्राइमरी होम्योस्टैसिस। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को हम प्राइमरी होम्योस्टैसिस भी कहते हैं और ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद होता है। चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। प्लेटलेट एडेशन, एक्सपोजर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, एक्सपोजर टू कोलेजेंस, प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टिक
टू डैमेज एरिया। एंडोथेलियल सेल्स एक्सपोज होते हैं, कोलेजन एक्सपोज होते हैं और फिर प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है और डैमेज एरिया पे स्टिक हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट आता है प्लेटलेट रिलीज रेडिएशन। प्लेटलेट बिकम एक्टिवेट, प्लेटलेट एक्टिवेट होती है। दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शन, ये मैनी प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करती है। रिलीज एडीपी, थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर नियर बाय प्लेटलेट, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज करती है और ये एक एक्टिवेटर है थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर, जो कि नियर बाय प्लेटलेट्स को इनवाइट करता है। एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये एक प्लेटलेट अटैच होने के बाद ये केमिकल रिलीज करती है थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर्स, जो आसपास की जो प्लेटलेट्स हैं उसको भी वहाँ अटैच करने में हेल्प करता है और वहाँ एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। थर्ड हमारा आता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में दो होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे पहले देख लेते हैं। इसमें होता है कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन। क्लॉटिंग फैक्टर का जो कॉन्टैक्ट होता है ये कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 12 को क्लॉटिंग फैक्टर 12A में। ये 12 को एक्टिवेट कर रहा है और 12 क्लॉटिंग फैक्टर 12 कन्वर्ट करता है 11 को 11A में। और इसी तरीके से 11 क्लॉटिंग फैक्टर 11 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 को 9A में। और इसी के साथ क्लॉटिंग फैक्टर 9 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी इंजरी होती है। इंजरी होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर 7 कन्वर्ट होता है क्लॉटिंग फैक्टर ए में 7A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 7 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 7 टिश्यू फैक्टर के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है टिश्यू फैक्टर, और ये फिर ये कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। और दोनों तरफ से क्लॉटिंग फैक्टर 10 प्रमोट करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, जिसकी वजह से हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल। सेल का हमें बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाना है। एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं, हम सेल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म की डिफाइन दे देते हैं हम, एवरीथिंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। फिर हम आ जाते हैं सेल पे। नॉट ऑल सेल कंटेन ऑल दीज ऑफ ऑर्गेनेलीज, मतलब सभी सेल्स ये सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, सभी सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। फिर हम ड्रॉ करेंगे अपना सेल का डायग्राम, उसमें सभी हमें लेबलिंग करनी है, जैसे साइटोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एक्सेट्रा। और फिर हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन दे देना एक एक लाइन की, और फिर हमें सेल की ऑर्गेनेलीज लिखनी है। फिर हमें इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इसके लिए हमारा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों को ही बताया गया है। इसमें फिर इसकी डिफाइन दे देना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद हमारा आता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फिर हम सेलेक्टिव परमेबिलिटी बता देंगे कि इसमें कैसे कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लिपिड की हेल्प से कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्रोटीन की हेल्प से कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और फिर इसी के साथ हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं 5 मार्क्स के। सो गाइज हमने इसी के साथ हमारा 10 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो गाइज इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे। फर्स्ट हमारा आता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं इनमें से। तो चलिए गाइज देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में करा था, सेम यही क्वेश्चन हमें यहाँ भी है, 5 मार्क्स में भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करके जाना है। जैसा कि आपने बताया, पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके मतलब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, किस चीज़ से बनी है। फिर हमें ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और इसमें सभी मतलब डिफ्यूज़न के थ्रू कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही है और चैनल्स के थ्रू कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कौन सा हो रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, ये सब इसमें अच्छे से दिखाया गया है। तो गाइज़ ये डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फिर इसके फंक्शन देख लेते हैं। आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास विदाउट असिस्टेंट, मतलब आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास नहीं हो सकते, विदाउट परमिशन के वो पास नहीं हो सकते। ये परमिशन देने का काम करता है। प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम, एंजाइम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है ये। मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, ये सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिडिटी को मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गिव प्रॉपर शेप एंड साइज, ये सेल को प्रॉपर शेप देता है और साइज प्रोवाइड करता है। मेंटेन आयनिक कंसंट्रेशन, ये सेल की आयनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है कि कितने आयन सेल के अंदर जाएंगे, कितने आयंस को ये परमिशन देगा। और फॉर्म कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स के एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कनेक्ट होता है। सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये सेल के अंदर के कंटेंट को सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से। सो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हम देख लेंगे, राइट अ नोट ऑन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, ये एंटीजन A और एंटीजन B की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड होता है। ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है। और ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी A प्रेजेंट होती है। ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B, और इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप AB में ब्लड ग्रुप AB एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसमें कोई भी एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। मतलब ये ब्लड ग्रुप AB जो है ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, और ये ब्लड ग्रुप O जो है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। इसी के साथ हम फिर इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दे देंगे। ब्लड हैविंग एंटी A बिलोंग टू A ब्लड ग्रुप, दिस ब्लड ग्रुप हैज़ एंड B एंटीबॉडी इन द सीरम, मतलब ब्लड ग्रुप जो A है उसमें एंटीजन A प्रेजेंट होता है और उसमें एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है उसके सीरम में। ब्लड विद एंटीजन B एंड एंटीबॉडी A बिलोंगिंग टू ब्लड ग्रुप B, मतलब जो एंटीजन B है जिस ब्लड में एंटीजन B है और एंटीबॉडी A है वो बिलोंग करेगा ब्लड ग्रुप B में। AB ग्रुप सीरम डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, AB ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए उसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। इफ़ बोथ एंटीजेंस आर एब्सेंट द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज O ग्रुप, अगर दोनों ही एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही अगर एब्सेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम ग्रुप A कहेंगे, ब्लड ग्रुप O कहेंगे। अगर दोनों ही एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप O कहेंगे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। अ फीडबैक मैकेनिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम इन अ लिविंग बॉडी दैट वर्क्स टू रिटर्न द बॉडी टू इट्स नॉर्मल इंटरनल स्टेट। पहले हम फीडबैक मैकेनिज्म की डिफाइन देंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म एक फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम होता है, ये एक सिस्टम होता है बॉडी का जो कि हेल्प करता है बॉडी को उसकी नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करने में। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। दो तरीके के फीडबैक सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अ फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग इन एम्प्लीफिकेशन और ग्रोथ ऑफ आउटपुट सिग्नल, जो भी सिस्टम फीडबैक सिस्टम एम्प्लीफिकेशन रिजल्ट देगा, मतलब कोई भी सिग्नल का उसको ग्रोथ करेगा, तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ब्रेक डाउन द होमोस्टैसिस ऑफ द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम होमोस्टैसिस को ब्रेक डाउन करता है, मतलब ये होमोस्टैसिस को मेंटेन नहीं करता, उसके अपोजिट जाता है।
लेस कॉमन बट ऑकर इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ये बहुत कम होता है पर स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ। इसका इसको इस तरीके से समझेंगे, जब भी डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जो कि उसे प्रमोट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। इसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देखेंगे, अ फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग इन द इनहिबिशन और स्लोइंग डाउन ऑफ द प्रोसेस, ये इनहिबिट करता है और प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। ऑलवेज मेंटेन द कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस की कंडीशन को ऑलवेज मेंटेन करता है। ऑकर मोर ऑफ्टन इन द बॉडी, ये बॉडी में बहुत कॉमन होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। एग्जाम्पल्स में समझेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का जो भी सिस्टम होता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में होता है। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का मतलब जो प्रोसेस होता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में आता है। बॉडी क्या किस तरीके से हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इसी के साथ हमने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमने दोनों समझ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, हमें हेयरिंग का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझाना है। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे फिजियोलॉजी, मतलब हेयरिंग होता क्या है। हेयरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ईयर ट्रांसफॉर्म साउंड वाइब्रेशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू नर्व इम्पल्स दैट आर कन्वेड टू द ब्रेन। हेयरिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो ईयर होता है वो कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है वो नर्व इम्पल्स में, और जो कि कन्वे होती है, मतलब ब्रेन तक पहुंचती है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो गाइस, इसमें एक बार ये स्ट्रक्चर ज़रूर करके जाना। हेयरिंग में ये इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर का जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पिन्ना रिसीव साउंड वेव्स, सबसे पहले पिन्ना जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर जिसे हम कहते हैं, ये पिन्ना होता है, और पिन्ना जो है रिसीव करता है साउंड वेव्स को। साउंड वेव्स द ईयर ड्रम, साउंड वेव्स ट्रांसपोर्ट होती है ईयर ड्रम, ये ट्रांसपोर्ट होती है, साउंड वेव्स ट्रांसपोर्ट होती है ईयर ड्रम्स की तरफ, जैसे कि एरो में दिखाया गया है, ये ट्रांसपोर्ट हो रही है साउंड वेव्स ईयर ड्रम की तरफ, और ये हमारा ईयर ड्रम है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रांसफर टू कोक्लिया, कोक्लिया की तरफ हमारा जो कोक्लिया है उसकी तरफ हमारा वाइब्रेशंस ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द ऑसिकल्स। ये जो हमारे ऑसिकल्स होते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिज, ये तीन जो ऑसिकल्स हैं हमारे, जिन्हें हम बोन्स ऑफ ईयर भी कहते हैं, इसकी हेल्प से हमारी जो वाइब्रेशंस है वो ट्रांसफ़र होती है कोक्लिया की तरफ। रिपल्स आर प्रोड्यूस इन द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, ये जो कोक्लिया है हमारा, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें रिपल्स मतलब वेव्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, वेव्स बनना स्टार्ट होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट इनसाइड द कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टीरियोसीलिया भी कहते हैं, जो कि उसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूव ड्यू टू रिपल्स, रिपल्स के कारण जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो स्टीरियोसीलिया है, वो मूव होता है। जैसा कि इसमें लिखा है, आयंस रस्ट इनटू टॉप ऑफ हेयर सेल्स, आयन रस्ट होता है हेयर सेल्स के टॉप पे, कॉजिंग रिलीज ऑफ केमिकल एट द बॉटम ऑफ हेयर सेल। दिस केमिकल्स बाइंड टू ऑडिटरी नर्व्स विच क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसमें कुछ भी नहीं है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिनको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं, वो उनकी मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट के कारण उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जो कि अटैच होता है ऑडिटरी नर्व्स के साथ। वो केमिकल ऑडिटरी नर्व्स के साथ अटैच होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। और यही है हमारा मेन मैकेनिज्म जो है फिजियोलॉजी का। इससे ईजी वे में आपको कोई नहीं समझा सकता। तो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, हमें इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं लॉन्ग बोन के। तो चलिए देख लेते हैं। अ लॉन्ग बोन इज अ बोन दैट हैज़ अ शाफ्ट एंड टू एंड्स एंड इज लॉन्गर देन इट्स वाइड, मतलब एक लॉन्ग बोन जो होती है उसमें एक शाफ्ट होनी चाहिए और दो एंड्स होने चाहिए, और इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई से ज़्यादा इसकी लंबाई होनी चाहिए। द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन कंटेन स्पॉन्जी बोन्स एंड एपिफिजियल लाइन, जो एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन के उसमें स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होती है और
एपिफिजियल लाइन प्रेजेंट होती है जो कि बोन ग्रोथ, जहाँ पर बोन ग्रोथ होती है। लॉन्ग बोन कंटेन एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो एंड आर्टिकुलेट कार्टिलेज। मतलब लॉन्ग बोन में एपिफाइसिस होती है दोनों तरफ, बीच में डायाफाइसिस होती है, मेटाफाइसिस होती है, और इसके अंदर जो है रेड बोन मैरोज प्रेजेंट होती हैं। इसमें सेंटर में रेड येलो बोन मैरो होती है और साइडों में स्पंजी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और इसके दोनों ही तरफ आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और लॉन्ग बोन के फंक्शंस देख लेते हैं। सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फैसिलिटेट द मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती है। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है जिसके लिए हमारा रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स एंड फैट, ये मिनरल्स को जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इसको स्टोर करती है अपने अंदर और उसको रिलीज़ करती है और बॉडी में इनका रेगुलेशन मेंटेन करती है, और ये फैट्स को भी स्टोर करती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिवीज़न एंड एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीज़न विद डायग्राम। इसमें हमें सेल डिवीज़न को डिफाइन करना है, सेल डिवीज़न क्या होता है, और सोमैटिक सेल डिवीज़न विद डायग्राम। सोमैटिक सेल डिवीज़न को हमें इसमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम के साथ आप इसको डायग्राम के हेल्प से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हमें इसको सेल डिवीज़न को डिफाइन करना है कि सेल डिवीज़न होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच सेल मल्टीप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न इज नॉन एज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होती है जिसके हेल्प से सेल मल्टीप्लाई होता है। इसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न दोनों ही आती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीज़न। इसमें हमारा है डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीज़न। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सोमैटिक सेल डिवीज़न कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सोमैटिक सेल डिवीज़न जो होता है उसको हम माइटोसिस को ही हम सोमैटिक सेल डिवीज़न कहते हैं। फिर हम माइटोसिस को हम एक बार डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इसकी प्रोसेस लिखेंगे। वन पेरेंट सेल गिव राइज टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल्स जो होता है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। इट इज़ ए न्यूक्लियर डिवीज़न साइटोकाइनेसिस। In cytoplasmic division occur in billion of cells each day. माइटोसिस जो होता है ये हर बिलियंस ऑफ सेल्स, एक दिन में बिलियंस ऑफ सेल्स में होता है। नीड फॉर टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। माइटोसिस टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके फेजेस में आ जाते हैं हम। फर्स्ट हमारा आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बन जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। सेंट्रियोल मूव्स होना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ और फॉर्म करते हैं एस्टर्स। नेक्स्ट प्रोफेज के बाद हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जैसा कि आप इसको हम इमेज की हेल्प से भी समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से। इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ये अर्ली प्रोफेज था। इसमें फिर लेट प्रोफेज में हमारे जो है क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हो गए हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक हो चुका है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव भी हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में होता है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू इक्वेटोरियल प्लेट एंड अलाइन। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर्स से अटैच हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो प्लेट होती है हम इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो गाइज इस मेटाफेज में यही होता है, काइनेटोकोर्स अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। नेक्स्ट हमारा आता है, थर्ड आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में आता है सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। जैसा कि आप एनाफेज में देख रहे हैं सेंट्रोमेयर्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स टू अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ अपने अपने स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीलोफेज। डॉटर क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स एंड फॉर्म टू न्यू न्यूक्लियाई। टीलोफेज में जो होता है डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स को रीच कर लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और फॉर्म करते हैं टू न्यूक्लियाई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियाई है, ये दूसरा न्यूक्लियाई है, ये दो न्यूक्लियाई टीलोफेज में फॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, मतलब जो भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो रिफॉर्म हो जाती हैं, मतलब दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती हैं। साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ
पेरेंटल सेल इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। जो ये हमारा टीलोफेज था और ये हमारा साइटोकाइनेसिस है। यहाँ से इस ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल सेल होता है वो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। पहले हमारा न्यूक्लियस ब्रेक हुआ था, फिर हमारा साइटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा है और 2 डॉटर सेल्स जो है, ये पहला डॉटर सेल्स ये है, दूसरा डॉटर सेल्स ये है, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा फिर ये ग्रोथ होएगी इन दोनों सेल्स की और ये फिर आगे जाके दोबारा प्रोफेज में मतलब अपना दोबारा साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो इस वे में साइकिल चलती है। सबसे पहले होता है अर्ली प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस से फिर ग्रोथ होती है, फिर दोबारा ये डिवीज़न के लिए तैयार होते हैं। चलिए सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस के। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट को या इंजर्ड सेल्स को रिपेयर में हेल्प करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रोथ इज बाय माइटोसिस, जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की हेल्प से होती है। इन यूनिसेलुलर माइटोसिस इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर में माइटोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। माइटोसिस ओकर फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एसेंशियल नीड है, तभी कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये ज़रूर करके जाना चाहिए। इसका डायग्राम जो है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो गाइस सभी के डायग्राम जो हैं वो ज़रूर करके जाएँ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे लास्ट हमने अभी ये देखा था सेल डिवीज़न एंड सोमेटिक सेल डिवीज़न एक्सप्लेन विद डायग्राम। इसके बाद हमारा आता है डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें डायग्राम की हेल्प से जो आई की एनाटॉमी है वो देखनी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें आई की एनाटॉमी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले हमारा एक्सप्लेन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिफाइन देंगे, आई इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। इट कन्वर्ट लाइट रे इनटू इम्पल्स एंड फॉर्म इमेज इन ब्रेन। आई जो है लाइट रेज को कन्वर्ट करता है इम्पल्स में और ब्रेन में जाके ये एक इमेज बनाता है। स्फेरिकल इन शेप, आई जो है स्फेरिकल शेप की होती है। चलिए इसके एनाटॉमी देख लेते हैं। आई कंटेन 3 लेयर्स, आई में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली होती है आउटर लेयर, फिर होती है मिडल लेयर और सबसे अंदर होती है इनर लेयर। आउटर लेयर में देख लेते हैं। आउटर लेयर में हमारा आता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो भी हमारा फ्रंट का वाइटिश पार्ट होता है वो हमारा आउटर लेयर में आ जाता है। एक्सपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल, कंपोज ऑफ एपिथेलियल सेल। ये जो आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है। फिर आ जाते हैं मिडल लेयर पे। मिडल लेयर में आता है हमारा कोरॉइड, आइरिस एंड लेंस और सिलियरी मसल्स, प्यूपिल। इट कंपोज्ड ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ये वस्कुलर टिश्यू से बना होता है। थर्ड हमारा आ जाता है इनर लेयर। इनर लेयर में हमारा आता है रेटिना। इट कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू, ये नर्व टिश्यू से बना होता है। तो चलिए गाइस एक बार हम सभी पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट हमारा आता है आउटर लेयर। आउटर लेयर में हमने देखा था सबसे पहला था स्क्लेरा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है स्क्लेरा। स्क्लेरा इट इज़ द वाइटिश पार्ट ऑफ द आई, ये आई का वाइटिश पार्ट होता है। विच वी कैन सी एंटीरियर पार्ट ऑफ आई, मतलब जो भी हम आई के फ्रंट से देखते हैं जो वाइटिश पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप एंड प्रोटेक्शन, ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है आई को। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्निया। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्निया। इट इज़ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, ये हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का जो कि एक्वस ह्यूमर फ्लूइड से फिल्ड होता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज ऑन लेंस, मतलब ये जो है लाइट रेज को रिफ्रैक्शन करता है, उसे बेंड करता है लेंस की तरफ। इसका यही मेन फंक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कहीं पर 2 मार्क्स में पूछा गया है। डिफाइन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट हमारा आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर में हमारा सबसे पहला आता है कोरॉइड। कोरॉइड में देख लेते हैं हम। कोरॉइड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ये वैस्कुलर टिश्यू से बना होता है। विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्क्लेरा, मतलब ये जो स्क्लेरा है इसके पीछे ही हमारा कोरॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है आइरिस। नेक्स्ट हमारा आता है आइरिस। आइरिस इज़ द पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जो बैक साइड पे जो पिगमेंट, इसके ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है हमारा कॉर्निया, उसके बैक साइड पे जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं
जो भी हमारा आई का कलर होता है वो कॉर्निया आइरिस की वजह से ही होता है। ये पिगमेंटेड सेल्स होते हैं और कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस। प्रोवाइड कलर टू आई, ये आई को कलर प्रोवाइड करता है। किसी की ग्रेइश आइज़ होती हैं, ग्रीनिश आइज़ होती है, मोस्टली ब्राउन या ब्लैक ही होती है। एंड कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये साइज प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है और आई को कलर प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हमारा आइरिस हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा लेंस। लेंस हम देख लेते हैं। इट इज़ बाइकॉन्वेक्स लेंस ट्रांसपेरेंट। इट इज़ बाइकॉन लेंस हम देख लेते हैं। इट इज़ बाइकॉन्वेक्स लेंस ट्रांसपेरेंट, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोकस, ये फोकस के लिए वर्क होता है इसका, ये फोकस करता है लाइट रेस को। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्लेरी मसल्स, स्लेरी मसल्स जो है लेंस को कंट्रोल करती हैं। इसी के साथ हमारा लेंस भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स होती है हमारी स्लेरी मसल्स। इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरॉइड लेयर, ये कोरॉइड लेयर का एंटीरियर पार्ट होता है। विच कंट्रोल द साइज ऑफ लेंस, जो कि लेंस के साइज़ को कंट्रोल करता है। जैसे ये लेंस है, लेंस के साइडों में जो होती है यहाँ, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो लेंस के साइड में जो है जिससे लेंस अटैच है वो सिलेरी मसल्स होती हैं जो कि लेंस का साइज़ को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट हमारा ये सिलेरी मसल्स भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है प्यूपिल। प्यूपिल देख लेते हैं। प्यूपिल इज़ द होल विच कंट्रोल द लाइट रेज कमिंग इन द आई। प्यूपिल एक होल होता है जो कि कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट रेज आई के अंदर आएंगी। प्यूपिल डायलेट एट नाइट और डिम लाइट, प्यूपिल जो होता है वो डायलेट हो जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है नाइट के टाइम, रात के समय प्यूपिल चौड़ा हो जाता है, या फिर जब डिम लाइट हो, मतलब लाइट जब कम हो तब ये डायलेट कर जाता है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट एट डे और ब्राइट लाइट, डे में या ब्राइट लाइट प्रेजेंट होती है तब प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे ज़्यादा लाइट जो है आई के अंदर ना जाए और जो कि हार्मफुल होती है। इसी के साथ हमारा मिडल लेयर हो चुका है कंप्लीट। तो नेक्स्ट आता है हमारा इनर लेयर। इनर लेयर में हमारा आता है रेटिना। चलिए रेटिना देख लेते हैं। रेटिना इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू, ये नर्व टिश्यू से बना होता है। प्रेजेंट इन इनर पार्ट ऑफ आई, ये आई के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन इज़ कन्वर्ट लाइट रेज इनटू इम्पल्स, इसका मेन फंक्शन जो होता है रेटिना को, वो लाइट रेज को कन्वर्ट करता है इम्पल्स में। देयर आर 2 सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना, रेटिना में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है रोड सेल्स और सेकंड होता है कोन सेल। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर भी बहुत बार पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रोड सेल्स में और कोन सेल्स में। तो चलिए देख लेते हैं। रोड सेल्स में रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट एक्टिवेट एट नाइट, रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है रोड सेल्स में जो कि रात के समय एक्टिवेट होता है। और कौन सेल्स में आयोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट एंड एक्टिवेट एट डे, कौन सेल्स में जो होता है आयोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिवेट होता है सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। इसलिए इसी के साथ हमने रेटिना भी कंप्लीट कर लिया है और हमारे एनाटॉमी ऑफ आई कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए या प्रैक्टिकल फाइल्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके डाउनलोड कर सकता है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें।